अगस्त की शुरुआत में ही यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इसराइल के सबसे व्यस्त बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पैलेस्टाइन 2 नामक मिसाइल दागने का दावा किया। हूती गुट ने टेलीविजन पर दावा किया कि इस मिसाइल ने एयरपोर्ट को पूरी तरीके से ठप कर दिया और करीब 40 लाख इसराइली नागरिक शेल्टर्स में भागने को मजबूर हो गए। यह दावा सोशल मीडिया और हूती प्रवक्ताओं द्वारा प्रचारित किया गया। वहीं इस्राएली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने कहा कि मिसाइल को एयर स्पेस में इंटरसेप्ट कर लिया गया था और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असल तस्वीर कुछ और कहती है। एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया और विदेशी एयरलाइनों ने 30 सितंबर तक तेल अवीव के लिए उड़ानों को निलंबित कर दिया। ऐसे में आईडीएफ के उन जवाबों पर भी सवाल खड़े होते हैं जिनमें वो लगातार यही कहता आया है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान नहीं हुआ तो फिर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें क्यों प्रभावित हुई? यह हमला कोई इक्का दुक्का वारदात नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मार्च 2025 से अब तक 67 बैलिस्टिक मिसाइलें और 18 ड्रोन यमन से हूतियों द्वारा इसराइल की ओर छोड़े जा चुके हैं। हूतियों ने कहा है कि हमले गजा युद्ध के विरुद्ध एकजुट इस्लामी प्रतिकार का हिस्सा है। इस्राएली रिपोर्टर डोरन कादोश ने पुष्टि भी की है कि सिर्फ जुलाई के महीने में ही हूतियों ने इसराइल पर 15 मिसाइलें दागी। आईडीएफ के आधिकारिक बयान में भी दावा किया गया कि हर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं और फ्लाइट कैंसिलेशन इस दावे पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में यमन के सना, सादा और होदिदा में स्थित कई हूती ठिकानों पर हवाई हमले भी किए। यह स्पष्ट हो चुका है, गजा का संघर्ष अब केवल फिलिस्तीन और इसराइल तक सीमित नहीं रहा। अब यह एक बहु फ्रंट वॉर बनता जा रहा है जिसमें हूती, हिजबुल्ला और संभवतः ईरान तक शामिल हो सकते हैं। सवाल यह है, क्या यह नई मिसाइल स्ट्राइक एक क्षेत्रीय युद्ध का संकेत है? जब एक देश के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाता है और लाखों नागरिक बंकरों में भागने को मजबूर होते हैं, तब युद्ध की भाषा स्पष्ट हो जाती है। सवाल यह है कि जो इसराइल तमाम दावे करता है, लगातार उसके हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करते रहते हैं, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोका क्यों जाता है? क्या हूतियों द्वारा दागी गई मिसाइलें वास्तव में, जैसा वो दावा करते रहे हैं, कि वे अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त करती हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर आईडीएफ की तरफ से लगातार एक ही बयान क्यों गुनगुनाया जाता है कि सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि हूती दावा करते हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब इसमें हूतियों के दावे में कितनी सच्चाई है और इसराइल के दावे में कितनी सच्चाई है, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब धार्मिक युद्ध जैसे स्वरूप में बदलता दिखाई दे रहा है। साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की चेतावनियां वर्षों से दी जाती रहीं, लेकिन अब ईरान के शीर्ष धार्मिक संस्थानों ने इस प्रतिरोध को धार्मिक अनिवार्यता में बदल दिया है। कोम सेमिनरी प्रेस ऑफिस की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में 2000 से ज्यादा ईरानी मौलवियों ने अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खून और संपत्ति को हलाल घोषित कर दिया है। बयान में कहा गया कि क्रांतिकारी संयम का युग समाप्त हो चुका है, ट्रंप का खून और संपत्ति हलाल हैं और सुलेमानी के खून का बदला लेना अब हर मुसलमान और स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति की धार्मिक जिम्मेदारी है। इस फतवे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई कूटनीतिक और सामरिक चिंता को खड़ा कर दिया। इस फतवे पर हस्ताक्षर करने वाले केवल सामान्य मौलवी नहीं हैं, बल्कि ईरान की सत्ता के केंद्र में बैठे प्रमुख धार्मिक अधिकारी तक शामिल हैं। इनमें तेहरान के शुक्रवार नमाज के इमाम अहमद खतामी, गार्जियन काउंसिल के सदस्य मेहदी शबजेंदेदार, विवेक परिषद के मोहसिन अराकी और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष अली रेजा आराफी जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें सीधे सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने नियुक्त कर रखा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इससे पहले जून में जब इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ, उसी दौरान कई वरिष्ठ ईरानी मौलवियों ने ट्रंप और नेतन्याहू को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इसराइल या अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं तो वो मुहर्रिब माने जाएंगी, यानी ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाले, और उन्हें मारना धार्मिक रूप से अनिवार्य होगा। यह चेतावनी अब फतवे में बदल चुकी है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर माकरेम शिराजी के मुताबिक ऐसा कोई भी व्यक्ति या शासन जो इस्लामिक उम्मा के नेतृत्व को धमकाता है, वह खुद को ईश्वर के खिलाफ खड़ा करता है। शिया इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसे व्यक्ति की हत्या धार्मिक तौर से जायज हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बयान के तुरंत बाद कई कट्टरपंथी समूहों और ऑनलाइन मंचों पर अकेले भेड़िए हमलों के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। कुछ मंचों पर तो ट्रंप के सिर की कीमत $40 मिलियन तक घोषित की गई है। इन घटनाओं ने न केवल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका को बढ़ा दिया, बल्कि समूचे मध्य पूर्व की स्थिरता को सीधा खतरा दे दिया है। यह फतवा केवल धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक विस्फोट भी हो सकती है, जो आने वाले हफ्तों में वैश्विक भू राजनीतिक को हिला सकता है। फिलहाल ये बात सिर्फ ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। क्या इनमें इतनी ही सच्चाई है? ये देखना दिलचस्प होगा। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा को लेकर अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी पहले से जारी अलर्ट को और अधिक सख्त बनाते हुए गुरुवार को सार्वजनिक की गई। खास तौर पर वो इजरायली नागरिक जो वर्तमान में यूएई में रह रहे हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर सावधानी बरतने को कहा गया है। एनएससी ने कहा कि यह फैसला मौजूदा वैश्विक हालात और खुफिया सूचनाओं के आधार पर लिया गया है। एजेंसी का मानना है कि इस समय ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठन इजरायल के खिलाफ अपने रुख में पहले से कहीं अधिक आक्रामक हो चुके हैं। इन संगठनों द्वारा विदेशों में रह रहे इजरायली नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आशंका को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनएससी ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में इजरायल द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान राइजिंग लायन और गाजा में जारी आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन ने इन संगठनों के भीतर बदले की भावना को और तीव्र किया है। इसके अलावा गाजा में हो रहे भूख अभियान और मानवीय संकट ने इजरायल के खिलाफ नफरत को और भी व्यापक बना दिया है। इन घटनाओं के चलते अब इजरायली नागरिकों की विदेशों में सुरक्षा पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हो गई है। यूएई पहले से ही इजरायल की ग्रेड 3 चेतावनी सूची में शामिल है, जिसका अर्थ है कि वहां केवल जरूरी होने पर ही यात्रा की जाए। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब एनएससी ने नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले इस फैसले पर गंभीर विचार करें और हर संभव सतर्कता बरतें।